40 वापस शुरू करना। चलें, सभी को राम राम। मैं मनोज हरिदत्त शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आवाज़ अच्छे से आ रही है ना? कूलर बंद कर दो। सभी को राम राम। करें शुरू। आज अपने को आरटी को पूरा करना है ना। जो आज नए विद्यार्थी जुड़े हैं, जिनका पहला दिन है, उन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मनोज हरिदत्त शर्मा साइकोलॉजी का जो अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है, तो सहयोग करें। आपके सहयोग से आगे बढ़ना है। करें शुरू। कल हमने किया था आरटी में धारा 25 को, और धारा 25 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात था। एक बार फिर मैं बोल दूं, जिनकी आज पहली क्लास है उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। अनीता जी नौहर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। करें शुरू। आरटी में देखें, आज आरटी को आज पूरा भी करेंगे अपने। आरटीई 2009 हमने कल किया था धारा 25, आज रहेगी धारा 26। क्या है देखें। धारा 26 में है कि सरकारी विद्यालयों में, गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से, कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक, 10% से अधिक पद खाली नहीं रह सकते, पद खाली नहीं रह सकते। अर्थात धारा 26 में यह लिखा गया है कि मान लो यदि किसी विद्यालय में सरकार की तरफ से 10 अध्यापकों की पोस्ट निर्धारित की गई है, पदों की संख्या है वो 10 निर्धारित की गई है, तो इन 10 में से कम उस विद्यालय में कितने अध्यापक को नियुक्त किया जाएगा? तो कम से कम 9 अध्यापकों को नियुक्त किया जाएगा। 10 में से 9 अध्यापक नियुक्त होने जरूरी रहेंगे। तो धारा 26 में है कि सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद खाली नहीं रहेंगे। धारा 27 इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। धारा 27 इंपॉर्टेंट रहेगी। देखें क्या है धारा 27 में। धारा 27 में है कि सरकारी अध्यापक को, सरकारी अध्यापक को जनगणना, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, जनगणना, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज, नगरीय निकाय, पंचायती राज, नगरीय निकाय, विधानसभा, और लोकसभा चुनावों के अलावा, और लोकसभा चुनावों के अलावा
अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। दोबारा देखें, धारा 27 इंपॉर्टेंट है। क्या है देखें कि सरकारी अध्यापक को जनगणना, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज, नगरीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनावों के अलावा अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। धारा 27 इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद देखें धारा 28। धारा 28 में है कि सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। दोबारा देखें, धारा 28 में है कि जो सरकारी अध्यापक है वो निजी शिक्षण प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। अर्थात जो सरकारी मास्टर है वो ना तो कोचिंग करवा सकता और ना ही किसी भी प्रकार की कोई ट्यूशन करवा सकता। तो ना तो कोचिंग में पढ़ा सकता है और ना ही घर पर किसी भी बालक को ट्यूशन करवा सकता है। तो ये धारा 28 है। धारा 29 को देखें। धारा 29 में क्या कुछ है, इंपॉर्टेंट रहेगी धारा 29। धारा 29 में है प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। जिनकी आज पहली क्लास है, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। अब देखें धारा 29 में क्या कुछ है। पहली धारा 29 में देखें, राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। शैक्षिक प्राधिकारी संस्था सर्ट, SIERT या SCERT होगी। पहली बात तो ये। दूसरा देखें क्या व्यवस्था है धारा 29 में। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक कह सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा भी कह सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। तीसरा देखें, बालक के सीखने का, बालक के सीखने का सतत व समग्र मूल्यांकन किया जाएगा।
तो मूल्यांकन के लिए आरटीई में किस विधि को काम में लिया गया है या किस पद्धति को काम में लिया गया है? तो मूल्यांकन के लिए आरटीई में सतत व समग्र मूल्यांकन को, हालांकि अपना रीट का टॉपिक भी रहेगा ये सतत और समग्र मूल्यांकन, इसको अलग से हम करेंगे सतत और समग्र मूल्यांकन को। उसके बाद देखें, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। उसके बाद देखें, विद्यालय के वातावरण को, विद्यालय के वातावरण को भय मुक्त रखना, भय से मुक्त, भय मुक्त रखना, भय नहीं होना चाहिए। बालक को विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं होना चाहिए, भय मुक्त रखना। उसके बाद विद्यालय में लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना। तो ये सारी चीजें धारा 29 के अंतर्गत रखी गई है। अब धारा 29 से हमें ये पूछा जा सकता है, एक तो सर्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार ऐसा आ जाता है कि आरटीई के संबंध में कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है, गलत कथन का चयन करें या फिर सही कथन का चयन करें, ऐसा भी प्रश्न हमें पूछ लिया जाता है। तो ये जो हमने लिखे हैं ये सारे के सारे आरटीई से संबंधित सही कथन माने जाएंगे धारा 29 के अनुसार। उसके बाद देखिए धारा 30 में क्या रहेगा? धारा 30 है प्राथमिक शिक्षा को, धारा 30 में सुने क्या है कि प्राथमिक शिक्षा को पूरा करते समय बालक से कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी और प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद बालक को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में कक्षा 5 और कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाता है। देखें धारा 30 में क्या है? प्राथमिक शिक्षा को पूरी करते समय, प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में क्या रहेगा? वर्तमान में कक्षा 5 व कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा रहेगी, कक्षा 5 में और कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा रहेगी। उसके बाद आता है धारा 31। धारा 31 जो धारा 31 है, धारा 31 में बाल संरक्षण अधिनियम का वर्णन किया गया है और बाल संरक्षण अधिनियम भारत में आता है 2005 में। बाल संरक्षण अधिनियम है या बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, वो वर्ष 2005 में भारत आता है। इस धारा में क्या है कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार बालकों के
अधिकारों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्थापित किया जाएगा तथा राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग स्थापित किया जाएगा। जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है और जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इन दोनों को आरटीई की धारा 31 में शामिल किया गया है। देखें क्या है धारा 31 में, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार बालकों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, बालकों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित किया जाएगा। तो जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है और जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ये दोनों धारा 31 के अंतर्गत है। उसके बाद देखें, जो राष्ट्रीय सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन उपचारात्मक शिक्षण, इससे किस प्रकार संबंधित है संदीप कुमार जी? जैसे मान लो आमतौर पर घर पे खाना बनाया जाता है ना, तो महिलाएं क्या करेगी, सब्जी बना रही है तो सब्जी में थोड़ा सा वो हाथ पे रख के सब्जी को टेस्ट करके देखेगी नमक सही है या नहीं है, या फिर चाय बना रही है तो चाय को थोड़ा सा हाथ पे लेकर के चखे देखेंगी कि सही है या गलत है। उपचार का अर्थ क्या होता है? उपचार का अर्थ होता है किसी भी समस्या को दूर करना। निदान में तो क्या होता है, समस्या के कारणों का पता लगाना, और उपचार में क्या होता है, समस्या के कारणों को दूर करना। अब सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन क्या हो गया, सब्जी में नमक सही है या नहीं है पता चला ना। अगर सही है तब तो ठीक है, अगर कम रहता है तो उसमें और नमक डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि समस्या का समाधान कर दिया जाता है। अगर चाय में चीनी कम है तो चीनी और डाल दी जाती है ताकि चीनी की समस्या है वो ठीक हो सके। उपचार का अर्थ क्या होता है, समस्या के कारणों को दूर करना, तो यहां कर दिया जाएगा समस्या के कारणों को दूर। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण में दोनों चीजें आएगी, सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन। बाकी जब अधिगम आएगा उस समय मैं आपको बता दूंगा। अब बात करें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसकी स्थापना की गई थी 5 मार्च 2007 को,
और कहां स्थापित किया गया था? तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया। नई दिल्ली में इसे स्थापित किया गया। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो रहेंगे प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो इसके वर्तमान अध्यक्ष रहेंगे। बात करें राज्य आयोग की, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इस आयोग को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत, धारा 17 के अंतर्गत 23 फरवरी 2010 को जयपुर में स्थापित किया गया। 23 फरवरी 2010 को जयपुर में स्थापित किया गया। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो रहेंगी संगीता बेनीवाल। संगीता बेनीवाल। दोबारा सुने, जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, तो इस आयोग को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत 23 फरवरी 2010 को जयपुर में स्थापित किया गया, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष संगीता बेनीवाल है। उसके बाद आता है अपनी अगली धारा, धारा 31 तक की थी हमने। धारा 32, धारा 32 में है कि यदि किसी व्यक्ति को, धारा 32 में क्या आएगा कि यदि किसी व्यक्ति को बालकों के अधिकारों के संबंध में या बालकों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में कोई भी शिकायत है, तो वह अपनी शिकायत स्थानीय प्राधिकारी और संस्था प्रधान को करेगा, जिसका अधिकतम समाधान 3 महीने में कर दिया जाएगा। देखें क्या है धारा 32 में, यदि किसी व्यक्ति को बालकों के अधिकारों के संबंध में कोई भी शिकायत है, तो वह अपनी शिकायत स्थानीय प्राधिकारी व संस्था प्रधान को करेगा, प्रधानाध्यापक को, प्रधान को करेगा, जिसका समाधान अधिकतम 3 माह में कर दिया जाएगा। जिसका समाधान अधिकतम 3 महीने में कर दिया जाएगा। यह रहेगी धारा 32। उसके बाद आता है धारा 33। धारा 33 में है, धारा 33 और 34 दोनों एक जैसी है।
केवल नाम ही बदला जाएगा, अंदर मैटर सारा वही रहेगा। धारा 33 में आएगा कि केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठित करेगी जिसमें 15 सदस्य होंगे। और धारा 34 में रहेगा कि राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके राज्य सलाहकार परिषद गठित करेगी जिसमें 15 सदस्य होंगे। केवल नाम ही बदला जाएगा धारा, बाकी अंदर का मैटर बराबर ही रहेगा। क्या रहेगा देखें, धारा 33 कि केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठित करेगी जिसमें 15 सदस्य होंगे। ये रहेंगी धारा 33। धारा 34 में क्या आएगा, धारा 34 में केवल नाम बदला जाएगा, बाकी सारी चीजें यही मिलेगी। देखें जी, पीडीएफ यहां कहोगे तो यहां भी मिल जाएगी, और वैसे मेरे दूसरा जो अपना चैनल है, कौन सा है, टेलीग्राम वाला, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहां भी डालेंगे। और मेरा जो मनोज हरिदत्त शर्मा के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद आता है धारा 34। धारा 34 में देखें क्या रहेगा, बत्तीस और 33 हमने कर ली थी ना। धारा 34 में देखें, राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके राज्य सलाहकार परिषद गठित करेगी जिसमें 15 सदस्य होंगे। केवल नाम ही बदला गया है, बाकी सारी चीजें वो की वो रहेगी। उसके बाद आता है धारा 35। धारा 35 में देखें क्या है, धारा 35 में जो केंद्र सरकार है, धारा 35 में जो केंद्र सरकार है वो आरटीई अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देगी। जो राज्य सरकारें हैं वो आरटीई अधिनियम को लागू करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी और विद्यालय प्रबंधन समिति को दिशा निर्देश देंगे। स्थानीय प्राधिकारी को और जो अपना विद्यालय प्रबंधन समिति है उनको दिशा निर्देश देंगे। तो धारा 35 में देखें, केंद्र सरकार आरटीई अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य सरकार को दिशा निर्देश देंगे। राज्य सरकार को दिशा निर्देश देगी। उसके बाद देखें,
राज्य सरकारें आरटीई अधिनियम को लागू करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी समझ गए ना, जनता के प्रतिनिधि प्राधिकारी व विद्यालय प्रबंधन समिति को दिशा निर्देश देंगे। उसके बाद आता है अपना धारा 36। धारा 36 में क्या है कि यदि किसी विद्यालय की मान्यता रद्द हो जाती है या कोई विद्यालय अनुवीक्षण प्रक्रिया को संचालित करता है या मान्यता न होने पर भी विद्यालय को संचालित करता है, तो उस विद्यालय के विरुद्ध तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक उच्च पदाधिकारी के द्वारा अनुमति ना दी गई है। दोबारा देखें, धारा 36 में क्या है, यदि कोई विद्यालय मान्यता के बिना संचालित होता है, मान्यता के बिना संचालित होता है या अनुवीक्षण प्रक्रिया को काम में लेता है या प्रति व्यक्ति शुल्क लेता है, तो उसके विरुद्ध तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक उच्च पदाधिकारी द्वारा अनुमति ना दी जाए। ये डीओ से है ना, उन सभी से या जो उच्च जितने भी शिक्षा से संबंधित पदाधिकारी है उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही उस विद्यालय के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। धारा 37 में देखें क्या है। धारा 37 में है कि आरटीई न्याय योग्य व वाद योग्य नहीं है। न्याय योग्य व वाद योग्य नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आरटीई अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समिति, राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग जो भी निर्णय लेंगे, उन निर्णय के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है। उनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति न्यायालय में केस को दायर नहीं करेगा। तो देखें, आरटीई को लागू करने के लिए
समुचित सरकार। समुचित सरकार में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी सारे आ जाएंगे। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी, विद्यालय प्रबंधन समिति, संस्था प्रधान, राष्ट्रीय व राज्य, राष्ट्रीय व राज्य बाल संरक्षण आयोग, जो भी कार्य व निर्णय लेंगे उनके विरुद्ध, उनके विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। उनके विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। ये रहेगी अपनी धारा 37। अंतिम धारा है धारा 38। देखिए धारा 20 में तो क्या था, धारा 20 में था कि केंद्र सरकार आरटीई अधिनियम में संशोधन कर सकती है। केंद्र सरकार आरटीई अधिनियम में संशोधन कर सकती है। धारा 38 में क्या रहेगा, राज्य सरकार आरटीई अधिनियम में संशोधन कर सकती है, क्योंकि शिक्षा किस सूची में है, संवर्ती में, और संवर्ती सूची में होने के कारण राज्यों को भी अधिकार है और केंद्र को भी अधिकार है। तो जो धारा 20 थी जो केंद्र से संबंधित थी, वही धारा 38 राज्यों से संबंधित है। देखें क्या रहेगा धारा 38 में कि राज्य सरकार आरटीई अधिनियम में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो ये अपना रीट का टॉपिक था। दोबारा मैं रिवाइज करवाऊंगा रीट को, अभी देखें जहां से हमने शुरू किया था। उसके बाद एक काम की बात और बताऊंगा मैं आपको। 1 नंबर पेज से चलें, अपने यहां से शुरू किया था धारा 26। धारा 26 में है कि सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद खाली नहीं रह सकते हैं। धारा 27 में सरकारी अध्यापक को जनगणना, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज, नगरीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनावों के अलावा अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। धारा 28 में है सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, कोचिंग और ट्यूशन नहीं करवाएगा। धारा 29 में है प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। कई छोटी छोटी धाराएं हैं इसमें। धारा 29 में है कि राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था SIERT या SCERT होगी। उसके बाद देखें बी में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। सी में बालक के सीखने का सतत व समग्र मूल्यांकन किया जाएगा। डी बालक का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ई में है विद्यालय के वातावरण को भय मुक्त, भय से दूर रखा जाएगा। एफ में है विद्यालय में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू किया जाएगा। धारा 30 कि प्राथमिक शिक्षा को पूरी करते समय बालक से कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी और बालक को
प्राथमिक शिक्षा पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में कक्षा 5 और 8 में बोर्ड की परीक्षाएं ली जाएगी। धारा 31 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार बालकों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित किया जाएगा और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को गठित किया गया 5 मार्च 2007 को नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष रहेंगे प्रियांक कानूनगो। और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात की जाए तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के अनुसार 23 फरवरी 2010 को जयपुर में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित किया गया, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष है वो संगीता बेनीवाल है। धारा 32 में है कि यदि किसी व्यक्ति को बालकों के अधिकारों के संबंध में कोई भी शिकायत है तो वह अपनी शिकायत स्थानीय प्राधिकारी संस्था प्रधान को कर सकते हैं, जिसका समाधान अधिकतम 3 महीने में कर दिया जाएगा। उसके बाद धारा 33, केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठित करेगी, जिसमें 15 सदस्य होंगे। धारा 34, राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके राज्य सलाहकार परिषद गठित करेगी, जिसमें 15 सदस्य होंगे। भवानी जी सर का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत के जाने माने विद्वान, भवानी सर की पाठशाला संस्कृत के हैं ये। धारा 35 में है कि केंद्र सरकार आरटीई अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य सरकार को दिशा निर्देश प्रदान करेगी। राज्य सरकारें आरटीई अधिनियम को लागू करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन समिति को दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। धारा 36 में है कि यदि कोई विद्यालय बिना मान्यता के संचालित होता है, अनुवीक्षण प्रक्रिया लेता है, प्रति व्यक्ति शुल्क लेता है, तो उसके विरुद्ध तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक उच्च पदाधिकारी से अनुमति ना ली गई हो। धारा 37 में आता है आरटीई अधिनियम न्याय योग्य और वाद योग्य नहीं है, अर्थात आरटीई को लागू करने के लिए समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, एसएमसी, संस्था प्रधान, राष्ट्रीय व राज्य बाल संरक्षण आयोग जो भी कार्य और निर्णय लेंगे उनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। और अंतिम 38 नंबर पे है धारा 38 में कि राज्य सरकार आरटीई अधिनियम में संशोधन कर सकती है। अब देखें, आप कह रहे हैं कौन सा टॉपिक शुरू करें, टॉपिक तो वही शुरू कर देंगे जो आप कह रहे हो। उससे पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा। कल आप आरटीई को याद करके आएंगे। कल आरटी से संबंधित 50-60 जो भी अपने पास क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। आपको उत्तर बताना है, मैं आपसे केवल पूछूंगा। स्क्रीन पर अपने प्रश्न चलते जाएंगे, आपको सही उत्तर का चयन करना है ना, स्क्रीन पर चलेगा और आपको सही उत्तर बताना है। तो कल आरटी का टेस्ट, उसके बाद अधिगम, बुद्धि, समायोजन, एनसीएफ 2005, जो भी आप टॉपिक कहोगे वो मैं बता दूंगा आपको। टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बस ज्यादा से ज्यादा इस YouTube चैनल को, मनोज हरिदत्त शर्मा साइकोलॉजी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कहें कि 8 बजे लाइव आता हूं मैं, 8 बजे लाइव आ रहा हूं अभी, तो थोड़ा सहयोग करें मेरा भी। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर 8 बजे आरटीई के पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।